हेलो बच्चे, कैसे हो? बढ़िया। और कैसा चल रहा है आपका? ठीक है। हम आ चुके हैं राटी द नेक्स्ट वीडियोस को लेके आपके सामने और विथ नई जोश के साथ। और आज के वीडियो में जो होने वाली है आपके साथ न्यू चैप्टर्स में फिजिक्स का पिक किया हूँ। उससे पहले आप लोग को मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कुछ इश्यूज़ को लेके। वो इश्यूज़ है आपके लिए कि सीबीएसई का एग्ज़ाम्स में भी कैंसिल, में भी पोस्टपोन क्या होने वाला है। अभी मैं उस पर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस सिंपल सा जस्ट 30 to 40 सेकेंड का मैं उस पर बता देना चाहता हूँ। बात यह है कि जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर द इंडिया, चाहे यहाँ के बच्चे, कहीं के भी बच्चों, किसी भी इंडिया के किसी भी कोना में आप बैठे हुए हो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी बातों पे ध्यान ना दें कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि इन सब का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। और आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, क्लास 10th के बच्चे, 14 साल 15 साल के बच्चे होते हैं, 16 साल के बच्चे होते हैं, उनके पास एक लिट नॉलेज होती है अबाउट कि हाउ टू दे, जो हमारी मीडिया है, चाहे हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनको कैसे भ्रमित कर रहे हैं। डेली मैं देख रहा हूँ हमारे क्लासेस में जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा होता हूँ, अभी तो खैर ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन के माध्यम से मैं जुड़ता हूँ बच्चे से। इवनिंग में मेरी जब बैच चलती है तो उनसे यही क्वेश्चंस 15 से 20 मिनट रन करती है कि सर ये क्या होगा, कैसे होगा। मैं सब बच्चों से, बाकी के जितने भी पैन इंडिया के बच्चे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बच्चे इन सारी चीज़ों पे प्लीज़ ना पढ़ें, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। आपके लिए प्रॉपर जब कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, उसी दिन रिलीज़ कर दूंगा, क्योंकि इस सब चीज़ों से आप भ्रमित होंगे और भ्रमित होने के बाद क्या होगा, आपके रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ेंगे। तो आप भ्रमित ना हों। एक बेस्ट एग्जांपल था नीट। हमारे देश के मीडिया से लेके बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इसका अपोजिशन किया कि जी जो नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए वो कैंसिल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन एंड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आए वो क्या हुई कि डैट इज़ द एग्ज़ाम जो था आपका कैंसिल नहीं हुआ, और एग्ज़ाम के साथ साथ डैट इज़ एग्ज़ाम भी हुई, काउंसलिंग भी हुई, सारा कुछ हुआ। और आज के डेट में यू कैन सी बच्चे क्लासेस भी ले रहे हैं और उनकी क्लासेस प्रॉपर वे से चल रही है, और मेडिकल कॉलेज में लोग पहुंचे हुए जिनको पहुंचना था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बच्चों को भ्रमित किया, लास्ट एंड तक भ्रमित किया, 2-2 दिन तक पहले भ्रमित किया, लेकिन जिसको जहां पहुंचना था वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो मैं सारा, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हो, हमारी मीडिया हो, या हमारे पैन इंडिया के जितने भी इस चीज़ से लिंक्ड है, टीचर भी है, मैं उसको हाथ जोड़ के प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग का काम है हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को आगे ले जाके रिप्रेजेंट करना, उनको सही डायरेक्शन देना। उनको ऐसा डायरेक्शन ना दो जिसके कारण वो भ्रमित होए कि भैया अभी न्यूज़ आया, ये न्यूज़ आया। भाई कुछ नहीं होना है, इन सारे न्यूज़ एक फेक न्यूज़ की तरह वायरल हो रही है। प्लीज़ इन सारे न्यूज़ पे आप ध्यान ना दो, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड रिजल्ट आप देखोगे स्टूडेंट को लॉस होना है। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मेरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन्ड होगा, क्या होगा। आपको बस जो डेट शेड्यूल की गई है आप उसके लिए प्रिपेयर रहो कि मुझे इस प्रिपेयर में पेज में पेपर देना है, चाहे एक्सटेंड होता है चाहे बैक में आता है, वो वक्त बताएगी। गवर्नमेंट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ होती है इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सोच लिया हम पेपर करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबका एक मॉड्यूलेशन तैयार होता है, एसओपी तैयार होती है, उसी के तहत एग्जाम होती है। आप गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। जब नीट का पेपर हुआ था तो यू कैन सी, आप देख सकते हो 50 to 60 लाख एक दिन में ट्वीट होती थी, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पेपर लिया। एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, गवर्नमेंट ने पेपर लिया, जिसको जो करना था किया अपने एंड से, लेकिन लास्ट रिजल्ट पेपर होना था और वो हो चुका है। ठीक है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट टू बी कि मेरे को इसमें मतलब पढ़ना है, आपका काम वो नहीं है। जो इससे गार्जियन जुड़े हुए हैं, जो गार्जियन इसमें लगे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आपको जो करना है करो,
लेकिन बच्चे को इसमें प्लीज़ मत डालो। बच्चा का कोई रोल नहीं है, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। वो बेचारे 14 साल 15 साल के बच्चे, उनके पास कितनी नॉलेज होती है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे मीडिया जानती है। ही और सी doesn't have the well established knowledge about their लाइफ कि मेरा लाइफ कहाँ जाएगा, क्या होगा। ठीक है, मेरा सिंपल सा मोटो है कि बच्चे इन सब चीज़ों में अभी नहीं पढ़ो। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करती है, वो क्या करती है नहीं करती है, आने वाले विदिन 10 to 15 डेज में आपको बिल्कुल पता चल जाएगी, क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा। लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पे निकलना दैट इज द अच्छा नहीं होगा, वो लीगल वे नहीं होगा बोलने का। तो निष्कर्ष पे अभी नहीं जाना है हमें, बस इतना करना है कि मई में मेरा पेपर है, मेरे अपने आप के लिए मैंने कितना तैयार कर रहा है उसका मेजरमेंट करो। भाई जितना 10 दिन 15 दिन आप इधर से उधर वेस्ट करोगे मैसेजिंग में, ट्वीटिंग में, चाहे कहीं पे भी इधर से उधर मूव करोगे, उससे बेटर ये होता है कि आप क्या काम करो, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। जो टॉपिक कमजोर है आप उस टॉपिक पे ध्यान दो। ठीक है, मैं सब टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप उनके लिए कंटेंट लेके आओ, कंटेंट दो कि भाई आप बच्चे पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा 100% नहीं हो सकता, ना टीचर 100% हो सकता है, लेकिन वी कैन ट्राई टू सॉल्व द छोटे छोटे चीज़ों को जिससे कहीं उनकी कमी रह गई होगी, चाहे हमारे अंदर कमी रह गई होगी, उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कम टुगेदर एंड डू बेटर फॉर इंडिया। हम अपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा करें, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, आप इसका इंतज़ार करें, लेकिन इंतज़ार में अपना टाइम वेस्ट थोड़ा भी ना करें। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आज जो पिक्स और के दिनों की अपेक्षा जो चल रही है हमारी, मैंने कार्बन के भी चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स डाल दिए आपके यूट्यूब पे, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मतलब इस पिछले वाली वीडियोज़ आई है, और साथ में केमिकल रिएक्शंस भी रही है। आई थर्ड चैप्टर्स में पिक करने वाला हूँ, दैट इज़ द लाइट, जो कि फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें रे डायग्राम्स, उसमें दैट इज़ द रिफ्लेक्शन सारा चीज़ होते हैं। बहुत एक मतलब क्रिटिकल चैप्टर्स है, और उसके नंबर्स देखा जाए तो न्यूमेरिकल का पोर्शंस होता है, तो बच्चे घबराते भी हैं। ठीक है, तो उनके 2 वे होते हैं न्यूमेरिकल का, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। और मेरे अनुसार देखा जाए, यदि कोई अच्छा स्टूडेंट है और इस चीज़ को यदि देखता है इस चैप्टर को, तो उसके लिए बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो आपको सिंपल सा साइन कन्वेंशन वगैरह लेना आना चाहिए, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सी चीज़ कहाँ पे रूल लगानी है, केवल ये चीज़ पता हो गई नहीं, चैप्टर्स बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर्स दैट इज द लाइट चैप्टर्स। उसमें मैं जो टॉपिक पिक करने वाला हूँ वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी बड़ा है तो मेरा वीडियो लेंदी काफ़ी चला जाएगा, काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं छोटे वीडियो को बेसिकली इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो आज जो मैं टॉपिक पिक करने वाला हूँ दैट इज द रिफ्लेक्शन। ठीक है, उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा, और साथ ही साथ इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस बने हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका क्या मॉड्यूलेशन था, एवरीथिंग आई विल टॉक, उसमें आपको देखना है। और ध्यान से इस चैप्टर्स को छोटे छोटे बारीकी, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बारीकी को देखना है, मेरी बारीकियों को समझो, और तब जाके सॉल्व करना, कितना आसानी से इस चैप्टर को कर जाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लाइट में आपका एक पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन। मैंने आजकल देखा है कि कुछ बच्चे मेरे टेलीग्राम के पर्सनल जो हमारा चैनल है, एक चैनल अलग है लेकिन पर्सनली जो अरुण कुमार जानते हैं मुझे, उस पे और फेसबुक पे मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3000 मैसेज मैंने देखे कि सर फिजिक्स के टॉपिक डालो, क्योंकि मुझे फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने तुरंत स्विच किया कि नहीं, बच्चों को लग रहा है कि नहीं मैं फिजिक्स में मैं डल हो चुका हूँ, मेरे को कुछ हेल्प कर दो। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, मैं मैथ का भी सीरीज लेके आ रहा हूँ, इसी वीक में आपको मैथ के भी सारे वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, जो मैंने वादा किया था पिछली बार। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ राइट डाउन कर लो
राइट डाउन करो कि सर मुझे टॉपिक समझ में नहीं आई, इसका भी एक वीडियो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे का मेजोरिटी ऑफ जो मेरे पास मैसेज आते हैं उसी के बेसिस पे मैं टॉपिक रेडी कर देता हूँ और उसको मैं आके एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि नहीं मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं किसी से पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने टॉपिक का नाम लिख दो, सारा इसका फायदा उठाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ बढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। यदि आप छोटी छोटी एक इनिशिएटिव लोगे तब सबके लिए, हमारे देश के अंदर बहुत चीज़ छोटी छोटी चीज़ की कमी है। मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चों को सब चीज़ मिलना चाहिए जो एक एक मल्टी सिटी एरिया के अंदर, मेट्रोज एरिया के अंदर बच्चे को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी फैसिलिटी इंडिया के एक छोटे से छोटे तबके के बच्चे जो मेरे गांव से रिलेटेड है, जो मेरे शहर कस्बा छोटे छोटे इलाका से जो रिलेटेड है, उन सारी के पास से वीडियोज जाए और उस चीज़ को गेन करें कि सर मुझे समझाना प्लीज़। मैं कह रहा हूँ ना, जो भी मेरे से बन पड़ेगा हेल्प के लिए मैं करूँगा, लेकिन आप लिखो कि सर मेरे को ये हेल्प कर दो, ये हेल्प कर दो, ऐसे मुझे मैसेज करो, कमेंट में लिखो मुझे टॉपिक चाहिए। खैर मैं आपके साथ और भी सीरीज लेके आ रहा हूँ, मैं वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, पहले आप इसको कर लीजिए, ठीक है। लाइट एंड रिफ्लेक्शंस, देखो मेरी लाइट की बात करूं तो लाइट होती क्या है, लाइट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो लाइट के कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग दो थ्योरी बात करती है, ठीक है। तो जो दो थ्योरी आई है, एक तो थ्योरी हमारे पास निकल के आई थी दैट इज द पार्टिकल नेचर्स ऑफ लाइट, और जो दूसरा थ्योरी है वेव नेचर ऑफ लाइट। दोनों को अलग अलग थ्योरी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पहला जो थ्योरी थी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में पहली जो थ्योरी मैंने लिखा वो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन उससे पहले लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। और दूसरा जो है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। इन लाइट के बारे में दो थ्योरी आपके पास दे रखी है। इस दो थ्योरी को आप ध्यान से देखोगे, पहली जो नाम है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, कॉर्पस एक देखा जाए तो आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रही है दैट इज कॉल्ड, उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट है, और उस फॉर्म्ड एलिमेंट को बेसिकली वी से दैट इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स उसको बोलते हो, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, मतलब पार्टिकल की बात कर रहा है। तो जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है वो पार्टिकल नेचर्स को लेके बात करता है, मतलब लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहती है। मतलब लेट्स सपोज एग्जांपल, मेरे पास ये सारे लाइट्स है, तो लाइट मेरे आंख के पास जो आ रही है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, जो आप देख नहीं पा रहे हो। आप इसकी क्रिस्टल्स वे में स्टडी करोगे तो देख पाओगे। जो पहले की जो थ्योरीज थी उन्होंने बोला कि लाइट जो है पार्टिकल थ्योरी की बात कर रहा है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना पड़ा है, और वो हमारे पास आती है जिसके कारण हम किसी भी चीज को विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये बात कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहती है। लेकिन वहीं पे मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि नहीं जी, जो लाइट है ना उसके पास एक वेव नेचर है। और ये वेव नेचर की बात कैसे पता लगती है? वेव नेचर की बात लगती है पता क्वांटम से। क्वांटम क्या होती है? क्वांटम इज सिंपली अ पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटम आप हायर क्लास में चलोगे तो वहां पे पढ़ोगे क्वांटम क्या होती है, सिंपल, उसको हम क्वांटा वर्ड से कलेक्ट करते हैं। क्वांटा इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब वो एक पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा? वेव के फॉर्म में। व्हाट इज वेव? वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि प्रोपगेट करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या करती है? प्रोपगेट करती है। तो सो क्वांटा वर्ड्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए। तो जो मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है जी, एक पार्टिकल की बात कर रहा है, दूसरा
दैट इज द वेव की बात कर रहा है, मतलब एनर्जी की बात कर रहा है। तो बाद में फ्यूचर में जब हायर क्लासेस में जाते हो, क्लास 11 में जाओगे, क्लास 12 में जाओगे, तो आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा। आपको वेव का कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे तो क्लास 11 में भी मिलता है। वहाँ पे वेव फंक्शन पढ़ाए जाएंगे, वेव थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में भी आपको समझाया जाएगा क्लास 12 के अंदर। तो जब इस चीज़ का एप्लीकेशन देखा गया, लास्ट में एक एंड रिजल्ट बच्चे हर एक चीज़ का होता है कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय द अप्लाइड, इसका अप्लाई कहाँ कर सकते हो, कैसे इस चीज़ को हम समझा पाएंगे। जब तक इसका एप्लीकेशन नहीं देखोगे ना, आप कोई भी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलूँ कि दिस इज अ पेंसिल, आप कैसे कहोगे ये पेंसिल है, जब तक नहीं लिखोगे वो बोर्ड पे और इसे नहीं लिखा जाएगा। नो डाउट इसके पास शेप है, सब कुछ है, मान लो इसके अंदर नींव नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगी कि पेंसिल है। ऊपर से दिख रहा है कि पेंसिल है क्योंकि आपको बताएगा कि ये पेंसिल है, लेकिन जब तक हम बोर्ड्स पे लिखेंगे और नहीं लिखे आएगा, इसका फंक्शनली नहीं पता चलेगा, तब तक हम कैसे कहेंगे कि ये पेंसिल है, नहीं कह सकते। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही कॉर्पस्कुलर थ्योरी चाहे मॉडर्न थ्योरी, कोई भी थ्योरी को जब तक एप्लीकेशन के वे में नहीं बताया जाएगा, वो थ्योरी को माना नहीं जाता है। जिसको हम अप्लाइड बाद में बोलते हैं, अप्लाइड फिजिक्स के फॉर्म में समझाया गया इस थ्योरी को लेके। तो बोला गया कि हमारे जितनी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है लाइट के रिगार्डिंग, इस दोनों थ्योरी को फॉलो करती है। बोथ द थ्योरीज एक्सप्लेन एवरी, मतलब हर जगह कभी ये काम कर रही होती, कभी ये काम कर रही होती। लेट्स सपोज एग्जांपल, मैं एग्जांपल के बेसिस पे समझाता हूँ। दिस इज द लाइट। अब ये लाइट है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूँ ड्यू टू दिस कॉर्पस्कुलर, मतलब पार्टिकल नेचर होने के कारण, मतलब पार्टिकल नेचर्स के कारण मैं इस सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ, विजिबल हो पा रहा हूँ। मेरे पास सामने जो DSLR लगा है, चाहे दैट एक इंसान भी खड़ा है सामने जो इस चीज़ को मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो सो दैट इज द पार्टिकल नेचर्स की बात करता है, पार्टिकल नेचर के साथ वो डील करता है। तो सो एवरीथिंग्स। अब ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी की बात किसने करेगा, कहाँ से करेगा? तो क्वांटम थ्योरी बेसिकली इंफ्रारेड, ये सब जो चीज देखते हो, ये जो लाइट जनरेशन होती है, वो सब वेव्स के रिगार्डिंग की बात कर रहा है। तो सो दीज आर द थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट बनता किससे है, कहाँ से बना है, ये दो थ्योरी बताती है, ठीक है। तो इसको दैट इज द न्यूटन्स। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने योगदान दिया। मैक्स प्लैंक का बहुत कॉन्सेप्ट इनका लगा, बहुत सारे दैट इज द रेडेनबर्ग का भी बहुत इसमें दिमाग लगा। तो इस थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्ट का दिमाग है। इस थ्योरी में न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, न्यूटन्स ने अपनी बातों को अच्छे से रखा, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन्स, सैल्यूट सर। तो सो कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, ये लाइट के लेके बात करता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी थ्योरी वैलिड है लाइट को लेके, ये दोनों थ्योरी वैलिड है। क्योंकि दोनों थ्योरी को लेके क्यों बात कर रहा है, क्योंकि हर एक जगह एक थ्योरी वैलिड नहीं हो रही है। कहीं पे लाइट की पार्टिकल नेचर की बात की जा रही है और कहीं पे वेव। समझ में आया है? अगली चीज अब बात करते हैं, लाइट क्या है। लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे छोटा सा डिफिनेशन है, लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म है एनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है वो तो हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, और लाइट हमें इनेबल करती है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो सो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब इस चैप्टर्स के अंदर आपको कुछ लॉज पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लॉज पढ़ने हैं। तो आप लिखेंगे दैट इज द, ये क्लास 8th में भी पढ़ाया गया है आपको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले तो ये बात आप जान लो कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन विद रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। या सिंपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग ऑफ लाइट।
मुझे एक चीज बताओ, बाउंसिंग ऑफ लाइट, आप मुझे एक चीज बताइए, एक मैं बॉल दे दूं, खेलने वाली बॉल, ठीक, आप इसको और सरफेस पे गिराओगे तो ये बॉल इधर जाएगी, इधर भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। यदि मैं इस बॉल को ऐसे डालूं तो ऐसे होके जाएगी, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, मतलब किस पे आप सीधा डालते हो, वर्टिकली डाल रहे हो, हॉरिजॉन्टली डाल रहे हो, कैसे डालो, उस पे डिपेंड करती है बाउंसिंग, ठीक है। मतलब दिस इज अ सिंपल पार्टिकल जिसको आप बॉल बोल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, फंक्शन हो रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट। अब लॉज क्या कहती है, लॉज, दो लॉज आए इसके अंदर, ठीक है। इसके टू लॉज है, दो लॉज कौन कौन से हैं। पहली लॉज जो है, पहले मैं इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हूं और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो, तो देखा गया दिस इज अ सरफेस। अब बात यहां पे क्वेश्चन आती है, मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है, वो कहते हैं कि दिस इज अ प्लेन सरफेस। भाई, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स, कहीं पे भी इस चीज को नहीं लिखा गया है प्लेन सरफेस। सरफेस में भी एनीथिंग, प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। मैं जानबूझ के इस चीज को नोकआउट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू में गलती करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस वैलिड फॉर रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, प्लेन सरफेस, ऑल ऑफ दिस। 99% बच्चा तुरंत करता है प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए, ये गलत है, ऑल ऑफ दिस जाएगा। तो सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस बेसिकली क्या होता है कि दिस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, मतलब कोई भी सरफेस हो, प्लेन हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, एनी सरफेस हो, ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल, तो ये गलती दोबारा नहीं करने का, ठीक है। तो दिस इज द सरफेस। अब मैं सरफेस बोल रहा हूँ, एनी सरफेस, मे बी कर्व्ड, मे बी प्लेन, मे बी इरेगुलर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने सरफेस कोई भी लिया, इस सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक लाइट रे को डालते हैं। चलो जी, हमने एक लाइट रे डाला, ठीक है। तो जो लाइट हमने, मान लो कि दिस इज, मैंने एक टॉर्च यहाँ से टॉर्च के थ्रू डाला था, ठीक है। तो लाइट आई, तो जो लाइट आई है, जो लाइट आई है, दिस लाइट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराएगी बच्चे, जिस पॉइंट पे टकराती है, दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे इंसिडेंट रे टकराती है, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप इस पॉइंट को क्या कह सकते, तो प्लीज राइट डाउन कर लो। सो दिस इज द ग्लास। इसके पीछे आप जब सिल्वर की कोटिंग करते हो तो ये जो ग्लास होगी वो मिरर की तरह बिहेव करती है, और दिस मिरर इज नोन एज द प्लेन मिरर्स, उसको हम प्लेन मिरर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी लाइट रे इसके सामने आएगी तो जो मैंने अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस बताए वो सारी चीजें वैलिड होंगी, यहाँ पे ऑल थिंग्स विल बी द वैलिड है, ठीक है। वो कैसे वैलिड होगी मैं वो सब चीज बताता हूँ पहले। दिस इज द ग्लास, ग्लास को पीछे सिल्वरिंग कोटिंग कर दोगे तो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब प्लेन मिरर जो हम शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, कुछ भी जो सामने होता, दिस इज द प्लेन मिरर। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दो, मान लो आप ही खड़ा हो जाओ, ठीक है। तो जो इमेज का डिस्टेंस है, देखो मान लो x है, तो यहाँ पीछे भी इसकी मिरर्स, दैट इज द जो प्लेन मिरर है वो भी एक डिस्टेंस में ही इमेज बनेगी, बट लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब है कि मैं यदि शीशे के सामने खड़ा रहूंगा तो नो डाउट मैं जब अपना फेस देखूंगा तो वो मेरे लेफ्ट का, वो सामने वाला ही मेरा राइट हैंड है तो उसका लेफ्ट होगा, उसका लेफ्ट होगा तो उसका राइट होगा। तो सो दिस इज कॉल्ड द लिटरल इन्वर्जन। मतलब आप शीशे के सामने जब खड़ा होते हो और जब अपनी इमेज को देखते हो तो लिटरल इन्वर्जन होता है, मतलब एक दैट इज द पार्ट्स में
मतलब आपका लेफ्ट उसका राइट होगा, उसका राइट उसका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो सो दिस इज द लेटरल इन्वर्जेंस, ठीक है। नाउ दिस इज द प्लेन मिरर। अभी मैंने एक वर्ड्स बोला, जितना डिस्टेंस पे बनता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट और दिस इज द इमेज। इमेज साइज में कोई फर्क नहीं होता है, साइज में कोई भी फर्क नहीं होता है। साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए इज द सेम एज द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए, इमेज सॉरी, दोनों का जो इमेज बन रहा है ए ऑब्जेक्ट, इसका इमेज ए, दोनों का साइज क्या है, सेम है, मतलब सेम साइज, सेम दोनों का। मैं बाद में बताऊंगा मैग्निफिकेशन, जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको वहां पे और भी क्लियर कर दूंगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्लेन मिरर का 1 क्यों होता है, बाकी कोई चीज के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस दिस इज द प्लेन मिरर, अभी क्या थी मैंने आपको क्लियर समझाया। अब बात करते हैं दैट इज द स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स या कॉन्वेक्स। देखिए यहाँ से थोड़ा आपको दिमाग को ट्विस्ट करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। देखो स्फेरिकल मिरर, मैंने क्या किया है, एक ग्लास का स्फेयर लिया है, ठीक है, ग्लास का स्फेयर लिया है। कहीं ना कहीं आपको ही पता है स्फेरिकल होगा, तो दिस इज द सेंटर, ये इसका क्या होगा बच्चे, सेंटर होगा, ठीक है। और सेंटर से लेके दिस इज द रेडियस होगा, दिस इज द O2P, दिस इज द रेडियस। अब हमने क्या काम किया, एक कटर लिया और इस ग्लास को यहां से हमने प्लेन, इस प्लेन से कट कर दिया। तो ये जब इस प्लेन से कट करोगे तो दिस विल बी द, ऐसी कट करके निकलेगी, ग्लास का ऐसा पार्ट निकलेगा। तो ये जो पार्ट आपको निकले, दिस ग्लास, कहीं ना कहीं इसका सेंटर यहाँ पे होगा, दिस इज द O जिसको मैं रिप्रेजेंट किया था। तो इस दोनों को आप ध्यान से देखो, मैं इस दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द O2P, दिस इज द रेडियस। तो नाउ ये जो कर्व बना, दिस इज द कर्व, सिंपली दिस इज द कर्व, इसको बोलते हैं, इसकी जो रेडियस है इस पॉइंट O से P तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसकी हम कोटिंग किस साइड से करेंगे वो डिसाइड करेगा कि वो कॉन्वेक्स होगा कि वो कॉनकेव होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लेने वाला हूँ, ठीक है। अब वो लेके मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जुड़ गए। अच्छा, उस लैपटॉप पे लगा दीजिए, देखते हैं, सारे बच्चे को फ्रंट पे लेके आ जाइए, ठीक है बच्चा। और कैसे हो, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, लाइट, नो डाउट अभी लाइट सेशन चल रही है, अभी वेट कीजिए एंड जब नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग वेट कीजिए, तब तक यदि आपको इसको देखना है यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। खैर, सर से बोल दीजिए कि जितने भी हैं और उनको यदि लाइव देखनी है तो देख लीजिए एंड बाकी नेक्स्ट सेशन जब बैच स्टार्ट कर दूंगा तो आपको सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सारे बच्चे यदि देखना चाहते हो देखो तब तक, ठीक है। जितने भी बैठे हुए हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, यहाँ पे बच्चे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो प्लीज़ इसको देखें तब तक ना। अब मैंने बोला कि दिस इज द पार्ट ऑफ दैट स्फेयर। तो इसकी जब हम कोटिंग बाहर से करते हैं, मैंने सिल्वरिंग, तो जब इसकी कोटिंग किया तो ये जो मिरर आपको मिलती है कॉनकेव। अब इसी को जब मैं अंदर से कोटिंग कर देता हूं, दिस इज द कोटिंग फ्रॉम
तो ये मिलता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। अब ध्यान से देखो, यहां से मैंने बोला था कि इस पॉइंट P और इसी दो इसको बोलते हैं, दैट इज द सिंपली वी कॉल इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं कहीं नहीं, इसकी भी होगी यहाँ पे P एंड O, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सो O to P, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। ध्यान से सुनना, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गलती यही सब चीज करते हो। सारे बच्चे फोकस, कोई लिख के आएगा फोकल पॉइंट लिख देगा, कोई फोकस लिख देगा, कोई फोकल लेंथ लिख देगा, मतलब कंफ्यूजन सी रहती है कि भाई सही में है क्या। तो सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, लेंथ मेजर कर रहे हो ना तो फोकल लेंथ बोलोगे। ठीक है, तो इसका हाफ तो यहीं पे होगा, और जो हाफ पॉइंट होता है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फोकस या फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको फोकस बोलोगे और दिस इज आल्सो द फोकस। ठीक है, तो सो दिस इज द FP, जो FP डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज नोन एज द फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। दिस इज नोन एज द फोकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सिंपली वी कॉल इट इज द फोकल लेंथ, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ये डायग्राम प्लीज बना लीजिए, ये पेपर में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी आपको रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करेंगी, चीज़ों में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ध्यान से देखो, तो यदि मैं यहाँ पे कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे यदि मैं कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दूं, कार्टेशियन मतलब XY एक्सिस को ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखना। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगी बच्चे, निगेटिव, या फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, दैट इज द पॉजिटिव, या इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो सो दिस इज द फोकस पॉइंट F, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, निगेटिव, और इसकी कॉन्वेक्स दैट इज द पॉजिटिव। और ये देखो याद करने का भी तरीका, कॉन्केव लास्ट में E आ रहा है ना, E फॉर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स X मतलब प्लस जैसा साइन बनना है ना, मतलब एडिंग साइन, तो इसका पॉजिटिव होगा। सो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं नेगेटिव लूं पॉजिटिव लूं क्या लूं, अरे भाई कुछ रटने की जरूरत नहीं, कॉन्केव E क्या होगा, निगेटिव, और दिस इज द कॉन्वेक्स पॉजिटिव F, दैट इज द यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये बातें होंगी, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं। चलिए, अब क्या है कि मैंने आपको एक चीज समझाई कि दिस इज दिस। अब उससे पहले इमेज, दैट इज द इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगी, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि साइन कन्वेंशन आप सीख लो कि कौन सा साइन कैसे लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, मैं मिटा देता हूँ पॉज करके प्लीज।
साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, सबके लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, लेंस मिरर कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड होती है साइन कन्वेंशन। बट आपको लेने का सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। वो मैं चुटकी में समझा दूंगा, बहुत आसान है इसको समझना, लेकिन लोग बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे टीचर भी कंफ्यूज कर देते हैं, बेटा ऐसे लेना वैसे लेना, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ होती है, उसी के बेसिस पे समझाई जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, आप देखो, आप क्या काम कर लोगे, पहले तो यू हैव टू ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। आप क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब होता है दैट इज सिंपल द एक्स वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है। तो आपने क्या काम किया कि लो जी, हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस पॉइंट दैट इज द ओ, आप इस ओ पॉइंट पे कोई भी मिरर बना सकते हो एज यू विश, आपकी चॉइस है। प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एज यू विश, ठीक है। तो अभी मैं कॉन्केव मिरर्स लेके आपको समझा रहा हूँ। दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज सिंपली अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। दिस इज द कॉन्केव मिरर। और एक चीज याद रखना, कॉन्केव मिरर के अंदर वाले पार्ट्स को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। पता चले कि ऑब्जेक्ट इधर रखे हो और इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना जी, पेंट कर दी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना कहाँ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होती है जो कि नॉन पेंटेड एरिया है। पेंट कर दोगे तो फिर तो पीछे से आपने लाइट को रोक दिया ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके जस्ट अपोजिट वाली पार्ट होती है। तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं इसको कोटिंग कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो आपको ग्रीन से दिख रही होंगे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सिंपली वी कॉल इट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, लेट सपोज एग्जांपल कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो जब ये लाइट आएगी, दिस इज द लाइट बाहर से, ठीक है। तो ये जो लाइट आएगी यहाँ से पास करते हुए जाएगी इस मिरर पे, और मिरर पे पास होने के बाद ये फिर लाइट बाउंसिंग बैक होगी और उसके आंखों पे पड़ेगी बाउंसिंग बैक होने के बाद, ठीक है। फिर उसके अंदर आंख के अंदर रेटिना पे जाके जो भी चीज़ बननी है, इमेज का फॉर्मेशन होना है, वो चीज़ होगी, फिर उसको ब्रेन परसीव करेगा, फिर उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन। तो मेरा कहना ये है, यदि मैं कोई भी डिस्टेंस, जैसे लेट सपोज एग्जांपल कि ये यहाँ पे खड़ा है, दिस गाइस इज प्रेजेंट हियर, तो व्हाट इज द मेन, मतलब इसका मोटो क्या है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे खड़ा है, दिस पॉइंट पे यदि वो खड़ा है, तो दिस पॉइंट इज P, मतलब मान लो P है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, लाइट तो इधर से आ रही है ना, P2O जा रही है ना, P2O जा रही है लाइट ऐसे मूव कर रही है, लाइट की डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन क्या है बच्चे, P2O लाइट की डायरेक्शन है। यदि कोई भी डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, फोकल लेंथ हो, कोई भी चीज हो, यदि लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट आप मेजर करते हो तो हमेशा निगेटिव, और लाइट के डायरेक्शन में ही मेजर करते हो तो पॉजिटिव, ठीक है। से इसका एग्जांपल लेके समझाओ, मैं समझा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे दैट इज द P इज द पोल, सॉरी पॉइंट P है, और दिस इज द जो मैंने बनाया O, बेसिकली ये मिरर का क्या होता है, पोल होता है, पोल, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट ऑफ एनी मिरर इज द पोल, ठीक है। तो जो पोल होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से लेते हैं, इमेज का डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस, आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, डिस्टेंस बताओ, तो इस पोल से आप मेजर करोगे। मैंने बोला कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका डिस्टेंस बताओ, तो पोल से मेजर करोगे। तो यू हैव टू मेजर फ्रॉम द पोल,
तो लेट्स सपोज एग्जांपल कि ये गाइस ए यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, हम यहाँ से मेजर करेंगे O टू P, डिस्टेंस यही होगा ना O टू P। यदि यहाँ पे खड़ा है कोई, इसको A नाम का लड़का है, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन इधर है और आप इमेज जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, मतलब O से P ले रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ पे, यदि मान लो यहाँ पे खड़ा होता, लेट्स सपोज एग्जांपल कि यहाँ पे मान लो कोई डिस्टेंस पे इमेज ही बनता, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस तो ये होता, तो लाइट के डायरेक्शन में ही तो ये डिस्टेंस है, दैट इज द पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंपली जब आप कोई भी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट लेते हो, तो पॉजिटिव, लाइट के डायरेक्शन का अपोजिट लेते हो तो दैट इज द नेगेटिव। तो यहाँ पे कंक्लूसिव पॉइंट ये निकली, इफ वी टेक द डिस्टेंस, if we take any distance in the direction of light, it is positive and opposite to light direction, दैट इज द नेगेटिव, उसको नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन यदि कोई बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको आप पॉजिटिव, सॉरी इसको पॉजिटिव एक्सिस मान लो, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। इसके पीछे क्या होगा ये आपको भी पता है, नेगेटिव, इसके आगे क्या होगा, दैट इज द पॉजिटिव। ये चीज करते हैं लेकिन गलत होता है आंसर्स, कभी कभी, हमेशा नहीं बोलता हूँ भाई, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम्स आता है कि वो आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो सो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज का यूज करो, यदि लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है और उस डायरेक्शन को आप मेजर कर लो और उसके बाद आप देखो कि इमेज चाहे ऑब्जेक्ट चाहे अदर चीजों का डायरेक्शन कहाँ से ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। यदि आप लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट ले रहे हो तो नेगेटिव, लाइट की डायरेक्शन में जा रही है ये चीजें तो पॉजिटिव। मैं इसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी जब आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल का पोर्शन जब मैं आपके साथ कराऊंगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स आएंगे। ठीक है, दिस इज द साइन कन्वेंशंस। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर इस टॉपिक में थोड़ा सा और मुझे दे दो, चाहे कोई और भी नॉलेज है तो उसको दे दो, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन, रिफ्लेक्शंस के लॉज क्या होते हैं, वो सारा चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नाउ अब मैं बात करने वाला हूँ दैट इज द नेक्स्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशंस। इमेज फॉर्मेशंस कैसे होती है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द रिफ्लेक्शंस, और उसके बाद मिरर फार्मूला बता के दैट इज द एंड हो जाएगी चैप्टर्स। ठीक है, तो सो दैट इज द साइन कन्वेंशन के बाद आप क्या लोगे, इमेज image formations, image formation। पहली बात तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की नेसेसिटीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मतलब कि कैसी इमेज बनाएंगे। ठीक है, पहले तो अभी मैं रे को एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि रे को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर मैं इमेज के बारे में सोचूंगा और बताऊंगा आपको कि ये चीज़ कैसे होंगी। ठीक है, पहली चीज़ आपको रे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मतलब कौन सा रे कहाँ से आ रहा है, मतलब रे, सोर्स ऑफ रे आपको पता होना चाहिए, दैट इज द सोर्स ऑफ रे। सोर्स ऑफ रे आपको एक चीज पता होना चाहिए। नाउ द सेकेंड वन इज द
इसके बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल कहाँ से लेना है, मतलब दैट इज टू डिसाइड द नॉर्मल, टू डिसाइड द नॉर्मल। अब जैसे नॉर्मल डिसाइड कर दोगे, रे बन जाएगा टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या करना पड़ेगा बच्चे आपको, टू स्पेसिफाई द इमेज पोजीशन, ये आपको चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब दैट इज किसी भी नेसेसरी कंडीशन होती है इमेज बनाने की, ठीक है। सोर्स ऑफ रे कहाँ से आ रहा है, कैसे नॉर्मल डिसाइड करोगे, ये सबसे बड़ा फैक्टर्स हो जाता है, ठीक है। तो इस पे मैं जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि वीडियो पसंद आ रही है कि चीज़ें सब कुछ सर समझ में आ रही है तो कमेंट करो और लिखो कि सर मुझे इस टॉपिक से भी रिगार्डिंग कुछ और भी चीज़ें मिल सकती है। तो आपको मुझे कोई भी क्वेश्चन भी होता है आप टाइप कर दो, मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कशन कर दूंगा क्लासेस विद इन द क्लासेस के अंदर कि ये चीज़ क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, नाम भी स्पेसिफाई करूंगा और उसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। सारा एडमिन मुझे देख रहा होता है, एडमिन मेरे भी जितने भी डिपार्टमेंट के वो सारा चीज़ को फॉलो करते हैं। कोई भी कमेंट आती है, कोई भी मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी आपको मैसेज आती है, दे आई यूजुअली कभी मुझे टाइम मिल जाए तो मैं देख लेता हूँ, वरना मेरे एडमिन देखते हैं सारी चीज़ों को। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कैन सी दैट इज आप देख सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, बाकी इमेज का फॉर्मेशन का दैट इज द नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म वीडियो जा रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप इमेज फॉर्मेशन का पूरा, क्योंकि वो आपके बोर्ड्स का आपको भी पता है 3 मार्क आपके हाथ में होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स में दैट इज द वीडियोस में आपको इमेज का फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके टूल्स कैसे होते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन से इमेज फॉर्मेशंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा। थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, यदि अच्छा लग रहा है तो खूब लाइक करो और शेयर जरूर करना, क्योंकि हर एक बच्चे को पहुंचना चाहिए वीडियो और हर एक छोटा से छोटा करना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।